हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रमेश स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, हम लोग इतिहास के वीडियो देख रहे थे। इतिहास के वीडियो के क्रम में हमने खत्म कर लिया था प्रागैतिहासिक काल को और आधैतिहासिक काल को। इसके अंतर्गत हमने देखा कि कैसे जो 19वीं शताब्दी के आसपास में जब खुदाई होती है, हड़प्पा स्थलों की प्राप्ति होती है और उसके बाद में फिर और जब खुदाई होती है तो हमें पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमने पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता को हमने खत्म कर लिया था पिछले वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि मेरे दोनों वीडियो या फिर मेरे दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। वीडियो को आप क्रम से देखिएगा तो वो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास, क्योंकि इसको आसानी से पढ़ने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और इतिहास में। तो प्रागैतिहासिक और आधैतिहासिक तो समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इतिहास। तो इतिहास को भी आसानी से सुविधा अनुसार पढ़ने के लिए ज्यादा चीजें जो है हमें कठिन न लगे, इस वजह से जो है 3 पार्टों में बांटा गया। एक प्राचीन इतिहास बनाया गया और एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। दरअसल ये इतिहास तो एक ही है, टाइम पीरियड तो एक ही है, बस उसे हम लोग 20 से ब्रेक कर लेते हैं। तो एक को मान लिया जाता है कि इतने से लेकर के इतने टाइम को हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत काउंट करेंगे और उसके बाद में फिर इतने से इतने को मध्यकालीन और उसके बाद के इतिहास को आधुनिक इतिहास में काउंट करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास को। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इतिहास के क्रम में सबसे जो पहले वैदिक काल। अच्छा, मैंने बताया था कि इतिहास क्या होगा। इतिहास यानी कि वह समय या फिर वह काल जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त हो और उसे पढ़ा भी जा सके, वो हमारा इतिहास है। और ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? वैदिक काल से। तो वैदिक काल का जो है साहित्यिक साक्ष्य जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त है और इसे पढ़ा भी जा सका है। तो हमारा जो इतिहास के अंतर्गत है ये वैदिक काल आता है। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ये कितना है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है ये पूरा वैदिक काल का टाइम माना जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वैदिक काल जो है जिस काल की जानकारी, जिस समय की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है उसे हमें वैदिक काल या वैदिक युग कहा गया। ठीक, तो जिस काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाएगा? उसे वैदिक काल या वैदिक युग कहा जाएगा। वैदिक काल के जो लोग थे या फिर वैदिक काल के जो निवासी या निर्माता थे वो कौन थे? वे आर्य थे। तो वैदिक काल के जो लोग थे वे क्या कौन थे? वे आर्य थे या फिर इसके निर्माता आर्य लोग थे। जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द एक संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका तात्पर्य होता है श्रेष्ठ। ठीक है, इसके पश्चात वेद की बात की जाए तो जो वेद है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो आइए हम लोग देखते हैं वैदिक काल की जानकारी के स्रोत। कहां से हमको वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है, किन माध्यमों से? तो पहला माध्यम जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य है और दूसरा माध्यम साहित्यिक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम उन चीजों को देखते हैं जिसको पुरातत्व विभाग ने खोजा और उसके आधार पर बताया हो। ठीक, और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य यानी कि लिखित विवरण। तो लिखित विवरण को जिसको पढ़ा जा सका हो उसके माध्यम से हम इसके बारे में जानेंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत क्या है? बोगास कोई अभिलेख। तो मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया में एक बोगास कोई अभिलेख है जिसका टाइम पीरियड निकाला गया, आयु निकाली गई। तो उसकी आयु 1400 ईस्वी पूर्व की आई, यानी कि ये वैदिक काल की ही उसकी आयु आई है। और उसमें जो वैदिक काल के कुछ देवताओं के नाम इसमें लिखे हुए थे बोगास कोई अभिलेख में, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत जो है, इन देवताओं के नाम जो है इस अभिलेख में लिखे हुए थे। ठीक, और दूसरा क्या है? दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य वो साक्ष्य होगा जिसके माध्यम से यानी जिसको पढ़ा भी जा सके और उसके द्वारा क्या होगा? उसके द्वारा वैदिक काल की जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो इसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के संकलन करता है वेद व्यास। ऋग्वेद के संकलन करता कौन है? वेद व्यास जी हैं। और ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम वेद है। चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां यानी कि मंत्र हैं। मंडल यानी कि अध्याय कह सकते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद का जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है सबसे बाद में लिखा गया था। तो ऋग्वेद का पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा गया, इसीलिए इसे नया मंडल कहा जाता है। तो प्रथम और 10वां मंडल जो है इसे नया मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में 7वें मंडल की बात की जाए तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है ये दशराज युद्ध का वर्णन है। इसमें 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। इसके पश्चात
नौवें मंडल की ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता यानी वनस्पति के देवता का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता यानी कि वनस्पति के देवता का वर्णन है। जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब दूसरा जो वेद था वो सामवेद था। सामवेद जो है, ये सामवेद बना हुआ है साम से, और साम का तात्पर्य होता है संगीत। ठीक, तो सामवेद जो है संगीतों का वेद है, संगीतों का ज्ञान है। इसमें पहली बार जो 7 सुरों का वर्णन इसी में किया गया, 7 सुरों का वर्णन जो है सामवेद में ही किया गया है। भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद ही कहलाता है। ठीक, भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। और जो सामवेद है इसको थोड़ा कम महत्व दिया जाता है, इसे कम महत्व प्राप्त है। इसकी वजह यह है कि सामवेद में कुल मिलाकर के 1549 मंत्र हैं। तो सामवेद में 1549 मंत्र हैं, जिसमें से केवल 75 नए मंत्र हैं। बाकी सारे के सारे मंत्र जो हैं हमारे कहां से ले लिए गए हैं? ऋग्वेद से ले लिए गए हैं। तो 1549 मंत्र में से मात्र 75 मंत्र जो हैं इसके अपने नए मंत्र हैं, बाकी सारे मंत्र इसके जो हैं कहीं ना कहीं से ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इस वजह से इसका थोड़ा कम महत्व है। ठीक, इसके बाद जो तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये यजुष से बना हुआ है, और यजुष का तात्पर्य होता है यज्ञ। ठीक, यजुष का तात्पर्य होता है यज्ञ। तो इसमें यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो ईशोपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। इसके बाद में चौथा वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद कहते हैं, और इसका तात्पर्य होता है, इसे श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। ये सबसे बाद का वेद है, यानी कि चारों वेद में से सबसे बाद में लिखा गया है वेद, तो सबसे बाद का वेद हो गया अथर्ववेद जो है। इसमें एक लाइन है हमारी सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है ये कहां से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। और यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कहां से लिया गया है? वो कंठोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता का संवाद कंठोपनिषद से लिया गया है। तो आइए अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि जो ये चारों वेद थे, इन चारों वेद के जो अध्येता होते थे, अध्येता यानी कि पठन पाठन करने वाले या फिर इनका गायन करने वाले जो लोग थे वो क्या कहलाते थे। जैसे कि अगर कोई ऋग्वेद का पाठन या अध्येता करने वाला होता था तो ऋग्वेद का अध्येता होत्री कहलाता था। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्री कहलाता था। सामवेद जो है, सामवेद का गायन करने वाला उद्गाता कहलाता था। ठीक, और यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का पाठन करने वाला या अध्येता जो रहेगा इसका अथर्वयु कहलाता था। और अथर्ववेद का जो पाठन करने वाला होगा या अध्येता जो होगा इसे ब्रह्मा कहते थे। ठीक, तो ये चारों वेद जो है, चारों वेद के अध्येता हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के अध्येता होत्री थे, और सामवेद के अध्येता जो थे उद्गाता थे, यजुर्वेद के अध्येता अथर्वयु थे, और अथर्ववेद के जो अध्येता थे वे ब्रह्मा थे। अब इन चारों तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और आपको ज्यादातर चीजों को रटना नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग वैदिक काल के जो यहाँ का जो समाज था, यहाँ की जो सभ्यताएं थी, लोग कैसे रहते थे, उनका धार्मिक जीवन कैसा हुआ करता था, ठीक, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक काल के बारे में। अभी पार्ट फर्स्ट वीडियो था ये हमारा आज का। तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें आज हमने देखा कि इसके वैदिक काल की जानकारी की जो स्रोत हैं और जो इनके स्रोत हैं उन स्रोतों के बारे में हमने आज जाना है। अब वैदिक काल के बारे में हम लोग देखेंगे इसके सेकंड पार्ट के वीडियो में। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों को मेरा जो चैनल है ये शेयर करिएगा, और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।